मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तक काम कर लिया था। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में बात की थी। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम के ई से डिनोट करते हैं। इसको हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं। ये रेशो होता है एक्टिव मास ऑफ द प्रोडक्ट टू द एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट। इसको के एफ पाई में के बी की फॉर्म में लिखा जाता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन टू द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन। आज हमने रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। तो रिलेशनशिप हम दो फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। एक तो कंसंट्रेशन की फॉर्म में होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपका, एक पार्शियल प्रेशर की फॉर्म में होगा। हम दोनों की फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन द फॉर्म ऑफ कंसंट्रेशन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन द फॉर्म ऑफ द पार्शियल प्रेशर। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन द टर्म्स ऑफ द कंसंट्रेशन को हम केसी से डिनोट करेंगे, जो कि हमारे पास कंसंट्रेशन की फॉर्म में है। अगर हमने पार्शियल प्रेशर की फॉर्म में निकालना है तो हम उसको केपी से डिनोट करेंगे। रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है, हमने कैसे करेंगे। एक रिवर्सिबल रिएक्शन लेके जा रहे हैं। हमारे पास एक रिएक्शन है, दोनों में ही अकर हो रही है, फॉरवर्ड रिएक्शन में भी और बैकवर्ड रिएक्शन में भी। ये हमारे रिएक्टेंट्स हैं और ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम कैसे निकालते हैं। एक्टिव मास ऑफ द प्रोडक्ट टू द एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट। एक्टिव मास को हम ब्रैकेट्स में शो करते हैं। ये हमारा प्रोडक्ट्स का मास है, उनके जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो पावर में आ जाते हैं। सेम रिएक्टेंट्स का भी एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट कैसे शो करेंगे हम, जो ब्रैकेट्स में हमारे पास दिए हुए हैं और इनके कोफिशिएंट्स हमारी पावर्स में आ जाते हैं। ऐसे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। या फिर इसको हम अगर कंसंट्रेशन फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो हम सी एक्स सी वाई उनकी पावर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सी यहाँ पे कंसंट्रेशन को शो कर रहा है, सी ए सी बी सी एक्स सी वाई ये सारी मोलर कंसंट्रेशंस हैं ए बी एक्स और वाई की। अगर हम पार्शियल प्रेशर की फॉर्म में बात करते हैं तो उसके आगे हम P कांस्टेंट से डिनोट कर देंगे। P की अकॉर्डिंग हम रिप्रेजेंट करेंगे के P इज इक्वल टू पी एक्स पी वाई रेज टू पावर एक्स एंड वाई। सेम पी ए पी बी एक्टिव मास ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट्स रेज टू पावर ए एंड पी। अब हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन होती है पी वी इज इक्वल टू में एन आर टी। हमने प्रेशर की वैल्यू निकालनी है। वॉल्यूम हमारा डिवाइड होके इनके नीचे आ जाता है एन बाई वी आर टी। एन बाई वी क्या होता है हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर। इसको हम कंसंट्रेशन बोलते हैं। इसको हम सी से डिनोट कर देंगे। पी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है, सी आर टी। जबकि हमने ये गैसेस के लिए हमने लिखनी है, अगर पी ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम क्या लिखेंगे, ए की फॉर्म में, मतलब कि पार्शियल प्रेशर किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, ए कांस्टेंट की फॉर्म में। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सी ए आर टी। पी बी पार्शियल प्रेशर बी की फॉर्म में निकालनी है हमें, बी रिएक्टेंट्स और मोल्स की फॉर्म में निकालना है तो हमारे पास आ जाएगा सी बी आर टी। अगर एक्स की फॉर्म में करना है तो सी एक्स आर टी, पी वाई तो सी वाई आर टी। सारी वैल्यूज़ हम इस पुट कर देंगे। इक्वेशन सेकंड जो हमने पार्शियल प्रेशर निकाला था एक्टिव मास ऑफ द प्रोडक्ट टू द एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट की फॉर्म में, सारी वैल्यूज इसमें पुट करने के बाद हमारे पास आ जाएगा सी एक्स रेज टू पावर एक्स सी वाई रेज टू पावर वाई आर टी। इन दोनों के बेस सेम है तो हम पावर्स ऐड कर देते हैं। सेम नीचे रिएक्टेंट्स की तरफ सी ए रेज टू पावर ए सी बी रेज टू पावर बी और इनके बेसिस सेम है दोनों के, तो हम पावर्स को ऐड कर देते हैं। हमारे पास ये क्या बनेगा, सी एक्स रेज टू पावर एक्स सी वाई रेज टू पावर वाई सी ए रेज टू पावर ए डॉट सी बी बी आर टी। ये क्या होते हैं, बेस सेम है लेकिन फ्रैक्शन में है तो पावर ऊपर जाके क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। आर टी एक्स प्लस वाई माइनस ए प्लस बी। ये हमने रेशो निकाला था, के सी की वैल्यू होती है ये लास्ट, ये हमने स्टार्टिंग में निकाला था। ये एक्सप्रेशन कंसंट्रेशन की फॉर्म में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना था, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन निकालनी थी, वही वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं। हमारे पास ये क्या आ जाता है, के पी इज इक्वल टू के सी आर टी डेल एन। डेल एन क्या होता है हमारे पास, नंबर ऑफ मोल ऑफ द गैसेस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ द गैसेस रिएक्टेंट। मतलब कि प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन में से हमने
प्रोडक्ट के मोल में से रिएक्टेंट के मोल को हमने सब्ट्रैक्ट करना होता है। आपने ये फॉर्मूला ये ध्यान रखना है, हमने ये फॉर्मूला ड्राइव किया है, इम्पोर्टेंट है। क्या आता है हमारे पास, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू दी कंसंट्रेशन कांस्टेंट इनटू में आर टी डेल एन। डेल एन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दी रिएक्टेंट। न्यूमेरिकल देखते हैं, इसके बेसिस पे हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे न्यूमेरिकल आ जाते हैं। एट 700 केल्विन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp फॉर द रिएक्शन, आपको रिएक्शन दी हुई है, रिवर्सिबल रिएक्शन है जिसकी वैल्यू दी हुई है 1.80 टेंस टू पावर -3 kPa। बट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ कंसंट्रेशन, पार्शियल प्रेशर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है और आपने कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। फॉर दिस रिएक्शन एट द टाइम टेम्परेचर, हमारे पास कितने मोल्स दिए हुए हैं प्रोडक्ट्स में, रिएक्टेंट में हमारे पास 2 मोल्स हैं, प्रोडक्ट्स में 2 और 1, इसका कोफिशिएंट 1 है तो 3 मोल्स हैं। इसके प्रोडक्ट्स के हमारे पास 3 मोल हो गए, रिएक्टेंट के हमारे पास 2 मोल हो गए। डेल एन कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमारे पास ये एक्सप्रेशन होता है, इसके अकॉर्डिंग हमने ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है, पार्शियल प्रेशर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है, हमें कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट करना है। आर कांस्टेंट होता है, डेल एन की वैल्यू हम मोल्स के अकॉर्डिंग फाइंड आउट कर लेंगे। डेल एन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट। 3 प्रोडक्ट के मोल्स हैं हमारे पास 3 और रिएक्टेंट के मोल हैं 2, माइनस करेंगे हमारे पास आ जाएगा 1 मोल। पार्शियल प्रेशर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की हमें वैल्यू गिवन है 1.80 टेंस टू पावर -3 kPa। केल्विन पास्कल इसमें इसकी वैल्यू दी हुई है। देखो 1 बार हमेशा 10 टू पावर 5 पास्कल के इक्वल होता है, मतलब 10 टू पावर 5 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर इसकी वैल्यू होती है। हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 1.80 इंटू 10 टू पावर -3 केल्विन पास्कल दिया हुआ है। इसको हम 1 बार किसके इक्वल होएगा, 10 टू पावर 5 पास्कल के, देन हम इसको डिवाइड कर देते हैं, हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। आर की वैल्यू कांस्टेंट होती है 0.0831 लीटर बार पर केल्विन पर मोल। टेम्परेचर आपको गिवन दिया हुआ है 700 केल्विन, ये हम वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। सेकंड न्यूमेरिकल, इसमें हमें टेम्परेचर की वैल्यू दी हुई है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन हमें क्या दिया हुआ है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कंसंट्रेशन की वैल्यू दी हुई है। पार्शियल प्रेशर की हमने वैल्यू निकालनी है। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दी प्रोडक्ट टू दी नंबर ऑफ मोल्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दी रिएक्टेंट। कितने मोल्स है प्रोडक्ट के 2 और रिएक्टेंट के मोल्स कितने हैं 3 और 1 4 मोल्स माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी -2। ये रिलेशन होता है हमारे पास कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की हमें वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 6.02 10 टू पावर -2 लीटर स्क्वायर पर मोल इनटू आर की हमारे पास वैल्यू कांस्टेंट होती है, गैस कांस्टेंट होता है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर केल्विन पर मोल। टेम्परेचर की हमें वैल्यू गिवन है, डायरेक्ट वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है और हमारे पास आंसर आ जाएगा एटमॉस्फेयर की फॉर्म में। पार्शियल प्रेशर हमारा एटमॉस्फेयर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। देखो नेक्स्ट हम क्या फाइंड करना है, हमने राइटिंग एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम कैसे लिख सकते हैं, उसके लिए कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, कोई भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को लिखने के लिए वो हम कैसे लिखेंगे। जैसे कि हमारे पास रिएक्शन है कैल्शियम कार्बोनेट, रिवर्सिबल रिएक्शन है तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होती है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड की। कैल्शियम कार्बोनेट आपका सॉलिड फॉर्म में है, कैल्शियम ऑक्साइड आपका सॉलिड फॉर्म में है, CO2 गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। इसमें क्या होता है, हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के अकॉर्डिंग तो आप लोग ऐसे लिखोगे कि एक्टिव मास ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइड बाय में एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट, बट ये रिएक्शन आपकी गलत है, ये बिल्कुल सही मेथड नहीं है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को फाइंड आउट करने का। अगर हमने कंसंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर को कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट करनी है तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि जो
सॉलिड की कंसंट्रेशन होती है, प्योर सॉलिड की वो 1 होती है। जहाँ पे भी आपको सॉलिड दिखे तो मतलब कि उसकी कंसंट्रेशन 1 लेनी है, तो उस केस को हम नहीं लेंगे उसमें। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सॉलिड वाला ये पोर्शन कैंसिल, सॉलिड वाला ये पोर्शन कैंसिल, इसमें हम सॉलिड की कंसंट्रेशन यूनिट होती है, कांस्टेंट होती है, तो इसको हम नहीं लेंगे क्योंकि इसमें कंसंट्रेशन कोई चेंज नहीं होगी। फिर कंसंट्रेशन किसकी बात करेंगे? हम सिर्फ CO2 की बात करेंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? कंसंट्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू CO2। सिमिलरली इस केस की बात करते हैं तो इसकी कंसंट्रेशन कैसे फाइंड आउट करोगे? H2 कैसे आएगी? लिक्विड से गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करिए ये रिएक्शन, तो वहाँ पे भी प्योर लिक्विड की कंसंट्रेशन अगर गैस के साथ कंपेयर करते हैं तो लिक्विड की कंसंट्रेशन कांस्टेंट होती है, यूनिट लेके चलते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। कंसंट्रेशन इसकी क्या हो जाएगी? इसकी हम लेंगे नहीं, तो Kc इज इक्वल टू में H2O। गैसेस की लेनी है, सॉलिड के लिए भी कांस्टेंट होगी, उसकी हम कंसंट्रेशन नहीं लेंगे। लिक्विड के लिए भी क्या होती है? कंसंट्रेशन यूनिटी होती है, तो कांस्टेंट होती है, तो कोई चेंज नहीं आएगा। तो हमारे पास कंसंट्रेशन में चेंज किस पे आएगा? गैसेस स्टेट में। नेक्स्ट है, हमें रिएक्शन दी हुई है, इसमें हमें पूछ लेते हैं कि इसकी कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा और कंसंट्रेशन पार्शियल प्रेशर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा। कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो आप लोग निकाल सकते हो। सॉलिड की 0 लेनी होती है हमें और लिक्विड की हमें लेनी नहीं होती, कांस्टेंट होती है, इसलिए हम उसको नेग्लेक्ट कर देंगे। अब कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने के लिए हम बाकी केस में ले लेंगे एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट, एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, ऐसे लेते हैं। बट हमने सॉलिड्स की कांस्टेंट होती है इसलिए हम ये ले नहीं सकते। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट टू द एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट, Cu2 पॉजिटिव डिवाइडेड बाय 2Ag पॉजिटिव। पार्शियल प्रेशर की बात करते हैं तो यहाँ पे हम डिफाइन नहीं कर सकते, पार्शियल प्रेशर डिफाइन ही नहीं होगा, क्योंकि पार्शियल प्रेशर को डिफाइन करने के लिए रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में गैसी स्टेट होना जरूरी है। या तो रिएक्टेंट में गैसी स्टेट में होना चाहिए या फिर प्रोडक्ट में, तभी हम पार्शियल प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हैं, नहीं तो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम बात करते हैं होमोजेनियस इक्विलिब्रियम की फॉर्म में कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालते हैं। हमारे पास ये रिएक्शन गिवन है, इसकी कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम निकाल लेंगे एक्टिव मास ऑफ द प्रोडक्ट टू द एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट, और पार्शियल प्रेशर भी सेम P²। पार्शियल प्रेशर हम आगे लगा देंगे तो किसकी इक्वेशन बन जाती है? पार्शियल प्रेशर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की फॉर्म में। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या कहता है? कोई भी सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम में है, उसमें हमने वेरिएबल्स चेंज करने हैं, तो आपका इक्विलिब्रियम उस शिफ्ट में जाएगा जहाँ पे हमने कंसंट्रेशन को चेंज करना है, जहाँ पे हमने मिनिमाइज़ करना है, आपका इक्विलिब्रियम उस सेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। डेफिनेशन पढ़ते हैं हम लोग। इफ़ अ सिस्टम इज़ इन इक्विलिब्रियम इज सब्जेक्ट टू अ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, ये वेरिएबल्स हैं, अगर हम इनको चेंज कर देते हैं, कोई भी सिस्टम इक्विलिब्रियम है, ये वेरिएबल्स चेंज करने हैं, आपका इक्विलिब्रियम उस सेक्शन में जाएगा टेंड्स टू अंडर द इफेक्ट ऑफ द चेंज इम्पोज, जहाँ पे हमें चेंज मिलेगा, कंसंट्रेशन कम होएगी, आपका इक्विलिब्रियम उस सेक्शन में मूव करेगा। आपका इक्विलिब्रियम ली चैटलियर प्रिंसिपल तीन फैक्टर को इफेक्ट करता है, टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन। तीनों फैक्टर्स हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम इस सेक्शन में बात करते हैं, दोनों की कंसंट्रेशन सेम है, तो हमारी क्या हो जाएगी? कंसंट्रेशन हमारे पास कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसके हाइड्रोजन को जब आयोडीन में ऐड करते हैं तो हमारे पास 2 मोल्स ऑफ HI हाइड्रोजन आयोडाइड के मिलते हैं। अगर कंसंट्रेशन हमारी इंक्रीज होती है, रिएक्टेंट की हम कंसंट्रेशन इंक्रीज कर देते हैं, तो हमें प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम मिलेगी, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट करेगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ कर देते हैं, अगर हम इसकी अमाउंट इंक्रीज़ कर देते हैं, तो हमारी जो इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा वो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा। ठीक है, अगर कंसंट्रेशन आपकी रिएक्टेंट की इंक्रीज़ हो रही है तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, और अगर आपकी प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो रही है तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा। देखो, जैसे कि हमने जनरल रिएक्शन लिया है A+B, हमारे पास फॉर्मेशन होती है C+D की, रिवर्सिबल रिएक्शन है ये। इस रिएक्शन में क्या होता है? अगर ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, A और B हम ज़्यादा ऐड करते हैं अकॉर्डिंग टू दी ली चैटलियर्स प्रिंसिपल,
दैट इफेक्ट विल बी डिक्रीज द कंसनट्रेशन ऑफ द ए बी, फिर बाद में ए बी की कंसनट्रेशन डिक्रीज हो जाती है। दिस इज़ पॉसिबल इफ़ ओनली ए और बी रिएक्ट टू फॉर्म सी एंड डी। ये इसलिए हो सकता है कि ए और बी जब हमारे पास सी और डी की फॉर्मेशन होती है, इक्विलिब्रियम आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। जब रिएक्टेंट्स की कंसनट्रेशन इंक्रीज होती है तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अगर प्रोडक्ट्स की कंसनट्रेशन इंक्रीज करते हो तो आपका इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। Similarly, effect of adding more of the C and D to the reaction in equilibrium will be to the shift equilibrium in the backward direction. In each case, equilibrium is re-established after some time. ये प्रोसेस चलता रहता है। अगर कंसनट्रेशन इंक्रीज होती है तो इक्विलिब्रियम ने शिफ्ट करना है। इक्विलिब्रियम शिफ्ट वहाँ करेगा जहाँ पे कंसनट्रेशन आपकी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम वहाँ पे शिफ्ट होएगा जहाँ पे हमारी कंसनट्रेशन डिक्रीज हो रही है। अगर रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन इंक्रीज हो रही है तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ जाएगा। नेक्स्ट हम टेम्परेचर का इफेक्ट देखते हैं कि इफेक्ट कैसे पड़ता है टेम्परेचर का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे। ली चैटले प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग टेम्परेचर का इफेक्ट क्या पड़ता है। जैसे कि हमारे पास रिएक्शन है, अब इसमें हमने टेम्परेचर दिया है तो मतलब कि हम हीट सप्लाई कर रहे हैं। टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, इक्विलिब्रियम किसकी तरफ मूव करेगा, हीट अब्जॉर्ब की तरफ मूव करेगा। टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो आपका हमने इक्विलिब्रियम हीट सप्लाई की तरफ मूव करेगा, मतलब कि बैकवर्ड डायरेक्शन हो रही है। अगर टेम्परेचर हम दे रहे हैं, हीट सप्लाई कर रहे हैं तो ये कौन सी डायरेक्शन है, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन है और आपका इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। अगर आपका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में वो मूव करेगा। एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है उसमें। अगर टेम्परेचर हम डिक्रीज कर रहे हैं तो उसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होएगी और इक्विलिब्रियम आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा। देखो, चेंज ऑफ टेम्परेचर अल्टर द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ द इक्विलिब्रियम ओनली रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व। जब हीट इवॉल्व होती है, बाहर निकलते तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। जब हम हीट देनी पड़ती है तो एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, हीट अब्जॉर्ब हो रही है। तो रिएक्शन इसमें दो अपोजिंग केस में होता है। अगर एक्सोथर्मिक होती है तो हमारी रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन होगी। फॉरवर्ड रिएक्शन है तो हमारी एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। अगर बैकवर्ड रिएक्शन है तो एंडोथर्मिक होगा एंड वाइज एंड वर्सा। ये प्रोसेस चलता रहेगा। फॉरवर्ड रिएक्शन में एक्सोथर्मिक होता है और बैकवर्ड में एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं तो मतलब हीट सप्लाई किया है, हीट सप्लाई की है मतलब कि एंडोथर्मिक प्रोसेस है। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर हीट अब्जॉर्ब हो रही है तो बैकवर्ड रिएक्शन है, हीट सप्लाई की है तो फॉरवर्ड रिएक्शन है। हीट इवॉल्व हो रही है, हीट अब्जॉर्ब हो रही है तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा बैकवर्ड डायरेक्शन को, ठीक है। टेम्परेचर आपका डिक्रीज हो रहा है तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। नेक्स्ट हम प्रेशर का देखते हैं कि प्रेशर कैसे इफेक्ट करता है। इसमें हम देखते हैं कि प्रेशर, इसमें 1 मोल है, इसमें 2 मोल हैं। दोनों में हमें प्रेशर मतलब कि मोल्स वॉल्यूम बढ़ रहा है तो हमें प्रेशर ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। सबसे पहली बात, जैसे जैसे हम प्रेशर अप्लाई करते जाते हैं वॉल्यूम उसका डिक्रीज़ हो जाता है। सिस्टम का वॉल्यूम जैसे इंक्रीज़ होएगा हमें प्रेशर उतना ही कम अप्लाई करना होएगा, ठीक है। सेम इसी में हम ये केस ऑब्जर्व करेंगे। अगर हमारा प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है तो इक्विलिब्रियम हमारा शिफ्ट होएगा, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ शिफ्ट होएगा। अगर हमारा प्रेशर डिक्रीज़ हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है तो तब भी इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ मूव करेगा। अगर वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा है तो डेल एन की वैल्यू नेगेटिव आएगी। जैसे कि इसमें क्या हो रहा है, इसमें कितने मोल आएंगे 1, तो वॉल्यूम आपका इसमें इंक्रीज़ हो रहा है। वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है सिस्टम का तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी ये रिएक्शन। इक्विलिब्रियम आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होएगा। अगर V की वैल्यू, वॉल्यूम आपका Ng की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो मतलब कि आपका वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा है। Ng कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ द प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ द रिएक्टेंट। अगर वो नेगेटिव आता है तो वॉल्यूम आपका डिक्रीज़ हो रहा है तो आपका क्या होएगा, वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। देखो, हमारे पास एक रिएक्शन दी हुई है, हमने 1 मोल दिया हुआ है। 1 मोल से हमने किस में कन्वर्ट किया है, 2 मोल्स ऑफ दी नाइट्रोजन ऑक्साइड में। फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही है। नंबर ऑफ मोल्स अगर इंक्रीज़ होते हैं तो फॉरवर्ड रिएक्शन होगी। अगर आपका वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है तो फॉरवर्ड रिएक्शन।
बैकवर्ड डायरेक्शन कब होएगी? जब आपके मोल्स डिक्रीज़ हो रहे हैं, 2 से 1 की तरफ हम एग्जिस्ट करते हैं। अगर हम 2 से 1 की तरफ मूव करते हैं तो आपकी बैकवर्ड डायरेक्शन हो रही है। अगर 1 से 2 मोल्स इंक्रीज़ हो रहा है तो वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो रहा है और इक्विलिब्रियम आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा। अगर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ मूव करते हैं तो बैकवर्ड डायरेक्शन होती है और नंबर ऑफ मोल्स भी डिक्रीज़ हो जाते हैं। अगर हम प्रेशर इंक्रीज़ कर देते हैं अकॉर्डिंग टू द ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, इक्विलिब्रियम आपका डायरेक्शन इन विच प्रेशर डिक्रीज ऑन द नंबर ऑफ मोल ऑफ डिक्रीज, नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज हो जाएंगे। सिंस बैकवर्ड डायरेक्शन होएगी हमारे पास, डिक्रीज इन द नंबर ऑफ मोल्स सो इंक्रीज इन द प्रेशर। जैसे नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज हो जाएंगे, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन टेक प्लेस। NO2 के 2 मोलिक्यूल्स मिलके हमारे पास क्या बन जाएगा? N2O4 प्रोड्यूस कर देंगे। सिमिलरली हम सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं। N2 और 3H2, 1 मोल तो नाइट्रोजन का है, 3 मोल्स हाइड्रोजन के है, तो मिलके क्या बना देते हैं? 2 मोल्स ऑफ द अमोनिया। यहाँ पे 4 मोल्स हैं, यहाँ पे 2 मोल्स हैं। इसमें क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज हो रहे हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो क्या होगा? प्रेशर जैसे इंक्रीज करते हो आपका इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, वॉल्यूम आपका डिक्रीज हो रहा है। अगर आप बैकवर्ड डायरेक्शन की तरफ मूव करते हो तो आपका नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो आपकी ये हमारी ये कौन सी होगी? बैकवर्ड डायरेक्शन होगी। 2 से 4 की तरफ मूव कर रहे हैं तो हमारी बैकवर्ड डायरेक्शन होगी। नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहे हैं तो ये हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन होगी। नेक्स्ट हम एप्लीकेशंस डिस्कस करते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ ली चैटलियर प्रिंसिपल्स 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। केमिकल इक्विलिब्रियम की फॉर्म में हम डिस्कस करेंगे। सेकंड वन इज़ फिजिकल इक्विलिब्रियम की फॉर्म में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट केमिकल इक्विलिब्रियम की फॉर्म में हम कुछ एक फॉर्मेशंस देखते हैं, रिएक्शंस की बात करते हैं, उनमें टेम्परेचर का, कंसंट्रेशन का और प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है, ये हम सब डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ दी अमोनिया। इसको हेबर्स प्रोसेस भी बोलते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की फॉर्मेशन करते हो तो हमारे पास अमोनिया की फॉर्मेशन होती है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को ऐड करते हो तो अमोनिया की फॉर्मेशन होती है। हमारे पास इसकी एंथैल्पी आती है हमारे पास नेगेटिव। इसकी एंथैल्पी नेगेटिव आती है तो ये कौन सी रिएक्शन है हमारे पास? इसमें हमें क्या करना होगा? जितना हमें प्रेशर देंगे उतना ही हमारे पास अमोनिया क्रिएट होएगा। अब इसमें 750 केल्विन हमें टेम्परेचर अप्लाई करना होगा इस रिएक्शंस को अकर करवाने के लिए, ठीक है। अगर हमें अमोनिया की फॉर्मेशन करवानी है तो इतना टेम्परेचर हमें देना होगा। अगर अच्छी यील्ड चाहिए अमोनिया की तो ठीक है, कम टेम्परेचर पे कम से कम इतना टेम्परेचर हमें इतना मेंटेन करना होगा तो जाके हमें अच्छी यील्ड मिल सकती है। अगर प्रेशर का देखें तो प्रेशर के लिए जितना ज़्यादा प्रेशर देंगे उतनी अच्छी अमोनिया की फॉर्मेशन होगी। जितना ज़्यादा हम प्रेशर अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा हमें यील्ड अमोनिया की मिलेगी। उसके लिए हमें 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर की ज़रूरत है। 200 एटमॉस्फेयर हम प्रेशर अप्लाई करेंगे। कंसंट्रेशन के लिए, कंसंट्रेशन में क्या हो रहा है? जैसे कि हम कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करेंगे, इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा और रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाएगा, फॉरवर्ड रिएक्शन की तरफ जाएगा और NH3 के मोल इंक्रीज़ हो जाएंगे। जैसे कि इसके पास 1 मोल है, इसके पास 3 मोल है, टोटल हो गए 4 मोल्स, यहाँ पे 2 मोल्स हैं। तो अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इसकी इंक्रीज़ कर देते हैं तो हमारे पास इसकी बाद में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हो जाती है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाएगी। इक्विलिब्रियम आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। सेम अगर हम नाइट्रिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन करते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम की डिस्कशन कर रहे हैं हम। इसमें केमिकल इक्विलिब्रियम नेम से क्लियर हो रहा है। हम केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे, उसमें टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट होता है। इसमें हम नाइट्रोजन ऑक्सीजन को एडिशन करवाते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। हीट ऑफ एंथैल्पी हमारे पास होती है 180.7 किलोजूल पर मोल। इसमें हीट ऑफ एंथैल्पी पॉजिटिव आ रही है तो इसकी ये कौन सी रिएक्शन है? हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। इसमें क्या होता है? जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे आपकी रिएक्शन उतनी हीट अब्जॉर्ब करेगा सिस्टम और रिएक्शन आपकी फॉरवर्ड रिएक्शन होएगी। फॉरवर्ड रिएक्शन में जितना आप इसके लिए नाइट्रिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन के लिए हमें इतना टेम्परेचर अप्लाई करना होगा, 2773 केल्विन टेम्परेचर हमें अप्लाई करना होगा।
इस रिएक्शन में प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। रिएक्टेंट की साइड भी मोल सेम है और प्रोडक्ट की साइड भी मोल सेम है। यहाँ पे भी 2 मोल्स हैं, यहाँ पे भी 2 मोल्स हैं, तो यहाँ पे प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इफेक्ट ऑफ प्रेशर कोई चेंज नहीं होगा नंबर ऑफ मोल्स में, इसलिए जब N2 के मोल्स कंबाइन होकर O2 के साथ मिलके 2 मोल्स ऑफ NO की फॉर्मेशन होती है, तो यहाँ पे प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर N2 और O2 की कंसनट्रेशन इंक्रीज कर देते हो तो नाइट्रिक ऑक्साइड की कंसनट्रेशन भी इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं बोस्ट प्रोसेस। ये हम हाइड्रोजन की फॉर्मेशन के लिए करते हैं। इसकी हम वाटर गैस और स्टीम की फॉर्मेशन से हाइड्रोजन की मोल्स बनाते हैं। हाइड्रोजन और CO2 की रिलीज़ होती है। वाटर गैस क्या होता है? हाइड्रोजन और मोनोऑक्साइड का कम्बिनेशन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का। जब इसकी रिएक्शन स्टीम के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स मिलते हैं। हमें दोनों साइड इक्वल मोल्स मिल रहे हैं, तो हमें यहाँ पे प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई चेंज नहीं मिलेगा। एंथैल्पी हमारी पॉजिटिव है, तो ये रिएक्शन कौन सी होगी? एंडोथर्मिक रिएक्शन होएगी। इसमें हमें इस रिएक्शन को करवाने के लिए 673 से 723 केल्विन हमें टेम्परेचर अप्लाई करना होगा। जब हमें हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन करवानी है तो जैसे ही हम कंसनट्रेशन का इफेक्ट देखते हैं, CO2 और H2 हाई कंसनट्रेशन के लिए हमें वाटर और गैस दोनों के मोलिक्यूल्स का यूज़ करना होगा। इसकी कंसनट्रेशन इस पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, फिजिकल इक्विलिब्रियम्स की बात करते हैं कि अगर स्टेट्स चेंज करते हैं तो उसमें कैसे इफेक्ट्स का चेंज हमें दिखता है। प्रेशर का इफेक्ट, टेम्परेचर का इफेक्ट, कंसनट्रेशन का इफेक्ट हमें कैसे दिखता है। अगर हम फिजिकल स्टेट की बात करते हैं तो आइस वाटर इक्विलिब्रियम, मेल्टिंग ऑफ आइस की बात करते हैं। जैसे कि आइस से हमने वाटर में कन्वर्ट करना है, आइस को हमें हीट देनी है, तो हमारा वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। आइस का ज़्यादा वॉल्यूम होता है एज़ कम्पेयर टू दी वाटर से, ठीक है। जैसे ही आइस को हम हीट देते हैं तो हीट अब्जॉर्व करता है कोई भी सिस्टम, उसको हम क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक। ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। इस रिएक्शन में वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, आइस से वाटर में फॉर्मेशन हो रही है, तो आइस का ज़्यादा होता है, वाटर का कम होता है, वॉल्यूम कम हो रहा है। जैसे ही आइस वाटर में जाती है वॉल्यूम उसका डिक्रीज़ हो जाता है, और प्रेशर इंक्रीज़ करते हैं तो ये इसका वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाता है। जैसे ही हम प्रेशर ज़्यादा देंगे तो उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, आइस से वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। इक्विलिब्रियम आपका राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। अगर हम प्रेशर इंक्रीज़ करते हैं तो वो आइस से वाटर की फॉर्मेशन हो जाएगी, आपकी आइस मेल्ट हो जाएगी। सेम हम टेम्परेचर की बात करते हैं, जितना ज़्यादा हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड रिएक्शन में शिफ्ट होएगी, उतना ही ज़्यादा हमारी आइस मेल्ट हो जाएगी। टेम्परेचर कम होएगा, हमारी आइस उतनी ही कम मेल्ट होएगी। नेक्स्ट हम सेकंड प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, सेकंड फिजिकल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, वाटर वेपर इक्विलिब्रियम। वाटर से वेपर्स में चेंज होते हैं, वाटर का लेस वॉल्यूम होता है एज़ कम्पेयर टू दी वेपर्स का ज़्यादा वॉल्यूम होता है। जैसे वाटर को हीट प्रोवाइड करते हैं तो हम वाटर वेपर्स की फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, जिसमें हम हीट देते हैं, वो एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। कोई भी सिस्टम आपका हीट ऑब्जर्व कर रहा होता है उसको हम एंडोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। अगर हम वॉल्यूम इंक्रीज़ कर देते हैं तो वो वेपराइज होकर वाटर वेपर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। इसलिए क्या होता है, प्रेशर इंक्रीज़ करने से उसका वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाएगा। हमने प्रेशर इंक्रीज़ किया है जब राइट से लेफ़्ट बैकवर्ड रिएक्शन हो रही है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, हमारा प्रेशर डिक्रीज़ हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा है प्रेशर अप्लाई करने पे, ठीक है। अगर हम सोलिबिलिटी की बात करते हैं तो कोई भी सॉल्वेंट की सोलिबिलिटी कितनी होती है, जब हम सोल्यूट को किसी भी सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो वो हमने सोलिबिलिटी देखनी है। जैसे कि कुछ एक साल्ट्स ले लिया, अमोनियम क्लोराइड को हम डिसॉल्व करते हैं तो उसमें हीट अब्जॉर्ब होती है, वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते जाते हैं उन साल्ट्स की सोलिबिलिटी भी इंक्रीज़ हो जाती है। अगर हम कुछ और साल्ट्स की बात करते हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम एसीटेट, जैसे डिज़ोल्व करते हैं हीट उनकी इवॉल्व होती है, उनकी जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं इनकी सोलिबिलिटी कम होती जाती है। नेक्स्ट हम गैस सॉल्यूशन सिस्टम की बात करते हैं। गैस और सॉल्यूशन के बीच में जब इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा तो पिस्टन की हेल्प से एग्जिस्ट करेगा। जैसे हम प्रेशर को इंक्रीज़ कर देते हैं, पिस्टन के प्रेशर को इंक्रीज़ कर देते हैं, प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है। ये हम
कोक्स कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल में अप्लाई कर सकते हैं। इक्विलिब्रियम आपका उसी डायरेक्शन की तरफ जाएगा जहाँ पे आपकी कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हो रही है।